Right now, there are hundreds of unfinished apartment towers across China. Social media footage shows crowds protesting in front of the offices of the Chinese real estate developer Evergrande. Now the big risk comes from property, where developers are crumbling under mountains of debt. Analysts fear the crisis could spread throughout China's property sector and the entire economy. The Communist Party is paranoid. It is obsessed with internal security. So the question is, will the Chinese government step in and act as a backstop? हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। तो गाइस, जो वर्ल्ड की जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना, क्या आपने भी कभी सोचा था कि इतने बड़े देश में जिसकी इतनी अच्छी इकोनॉमी है वहाँ पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं? नहीं ना, मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस वहाँ पर क्रिएट हो गई है जिसके कारण चाइना जैसे देश में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को वही बताने वाला हूँ कि वहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े देश में जहाँ की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब अमेरिका के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी चाइना की है, तो इतने बड़े देश में जहाँ की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए। तो गाइस, जैसा कि इंडिया में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन कौन कौन से, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे गोल्ड, जो कि सबसे ज़्यादा चलता है। इंडिया में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट गोल्ड को माना जाता है। उसके बाद आपका रियल इस्टेट, उसके बाद स्टॉक्स, तो बहुत सारी चीज़। लेकिन चाइना में जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है वो रियल इस्टेट को ही माना जाता है। उनके लिए गोल्ड, स्टॉक्स, ये बहुत ही हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। इसीलिए चाइना में जो रियल इस्टेट का जो मार्केट है वो उसका ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो अभी जो क्राइसिस आई है चाइना के अंदर, वो इसी रियल इस्टेट के कारण ही आई है। मतलब आप लोग ऐसा समझ लो कि चाइना में जो रियल इस्टेट की जो डिमांड है, वहाँ की जो रियल इस्टेट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे इंडिया में क्या होता है ना कि अगर किसी बंदे को, अगर आप लोगों को बताना है कि ये बंदा वेल सेटल्ड है या नहीं, तो आप लोग उसके बैकग्राउंड में क्या देखोगे? सबसे पहले उसके पास घर कितना, उसके बाद जमीन जायदाद कितनी है ना। चाइना में भी यही होता है। मतलब अगर किसी बंदे को अगर उस देखना है, आपको जज करना है कि वो कितना वेल सेटल्ड है, तो उसकी जो वैल्यू है उसके रियल इस्टेट से ही होती है। इसीलिए वहाँ का जो रियल इस्टेट का जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, लोग उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हुआ क्या है ना कि वहाँ के जो रियल इस्टेट का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो उसके कारण वहाँ की रियल इस्टेट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा पिक पे है इस समय। मतलब वहाँ की रियल इस्टेट बहुत ज़्यादा महंगी है। मतलब एक मिडिल क्लास आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है वहाँ का रियल इस्टेट का मार्केट। तो हुआ क्या है ना कि हर एक बंदे के वहाँ पर एक से ज़्यादा घर है, मतलब वहाँ पर हर एक बंदे के एक से ज़्यादा अपार्टमेंट है चाइना के अंदर। मतलब अगर कोई मिडिल क्लास आदमी वहाँ पर चाइना में अपार्टमेंट खरीदना चाहता है तो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। तो क्या हुआ है ना कि जो चाइना के जितने भी डेवलपर्स थे उन्होंने ह्यूज अमाउंट बैंक से या फिर उन्होंने लोगों को कहा कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए, आप लोग हमारे यहाँ पे एफडी बनाइए। तो ऐसा कर करके डेवलपर्स ने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया बैंक से, या फिर इन्वेस्टर्स को बोला कि आप अपने पैसा हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करिए, आप लोगों को उस पर हाई रिटर्न्स मिलेंगे। तो बहुत सारे डेवलपर्स ने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रियल इस्टेट का मार्केट ज़्यादा है। तो वहाँ के डेवलपर्स ने बहुत सारे उसके बाद ना बिल्डिंग बना दी। अब वहाँ पे लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए केवल रियल इस्टेट ही है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक एक अपार्टमेंट खरीद के रखते हैं। भले वो वहाँ पर कभी ना रहे, वो बस उनको खरीदेंगे जब प्राइसेस और ज़्यादा हाई होंगे। क्योंकि चाइना में तो रियल इस्टेट का जो मार्केट है पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा हाई गया है, बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है वहाँ पर पिछले 10 सालों से रियल इस्टेट का मार्केट। तो वहाँ के लोग भी यही करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे आप लोग स्टॉक्स खरीदते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादातर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए बिल्डर्स ने भी बहुत ह्यूज अमाउंट में बिल्डिंग्स बनाई है ना, और बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई है। मतलब आप लोग समझ लो इस समय चाइना के अंदर कनाडा, जर्मनी और फ्रांस की अगर पूरी टोटल पॉपुलेशन मिला दे तो उनके लिए भी वहाँ पर रहने की व्यवस्था है। इतने ज़्यादा खाली अपार्टमेंट से इस समय चाइना में। मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं कि वहाँ का जो रियल इस्टेट का जो मार्केट है वो कितना ज़्यादा बूम कर रहा है, और वहाँ पर उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है चाइना के अंदर रियल इस्टेट की, है ना। तो वहाँ के बिल्डर्स ने बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन लिया। तो वहाँ के जो बिल्डर्स है वो एवरग्रांड कंपनी के थे, तो उन्होंने ना बैंक से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन लिया। अब बैंक ने उनको लोन दे भी दिया क्योंकि वो बहुत बड़े डेवलपर्स थे, और उनको भी, बैंक को भी ये पता था कि चाइना में जो रियल एस्टेट का मार्केट है वो अभी तो डाउन नहीं होने वाला, तो बैंक ने भी ये सोच के उनको लोन दे दिया। अब इसमें हुआ यूँ है कि वहाँ के जो अपार्टमेंट के जो प्राइजेस हैं वो मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। इसीलिए वो अपार्टमेंट अब कोई खरीद ही नहीं रहा। और जैसे मैंने आप लोग को बताया 3 देशों के नाम है ना, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा। अगर इन तीनों देश की अगर आप लोग पूरी ऑडियंस, पूरी पब्लिक को मिला दो तो उनके लिए भी वहाँ पर अपार्टमेंट अवेलेबल है चाइना के अंदर। इतने ज़्यादा खाली अपार्टमेंट वहाँ पर पड़े हुए हैं। मतलब आप लोगों को मैं एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ, वहाँ के अपार्टमेंट की प्राइसेस कितनी ज़्यादा हाई है, आप लोग उससे अंदाज़ा लगा लो। एक ना गाइज एक रेशियो होता है, मतलब एक
एवरेज इंसान साल भर में कितनी कमाई करता है डिवाइडेड बाय उस अपार्टमेंट की प्राइस। तो आप लोग ऐसा मान लो कि वो लंदन का वो रेशियो है, अगर आप लोग को लंदन में एक अपार्टमेंट खरीदना है तो वो रेशियो है 10 का। वही अगर आप लोगों के दिल्ली में अगर आप लोगों को कोई अपार्टमेंट का खरीदना है तो वो रेशियो है 22 का। वही अगर आप लोगों को मुंबई में खरीदना है, इंडिया मुंबई में, तो वो रेशियो है 26 का। वही लेकिन अगर आप लोगों को वही अपार्टमेंट बीजिंग में खरीदना है ना, तो वो रेशियो है 56 का। और तो और जैसे जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ है चाइना की, उसमें भी वो रेशियो हमेशा आप लोगों का 45 से 40 के तो ऊपर ही रहता है। मतलब इससे आप लोग समझ सकते हो कि वहां पर जो अपार्टमेंट के जो रेट्स है वो कितने ज़्यादा हाई है। इसीलिए एक मिडिल क्लास आदमी चाइना में बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता एक एक्स्ट्रा अपार्टमेंट लेना। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो चाइना की जो जीडीपी है उसका 30% उसका पूरा रियल इस्टेट का मार्केट है। मतलब पूरी जीडीपी का 30% उनका रियल इस्टेट है। और तो और इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ने के कारण वहाँ की जो रियल इस्टेट का जो मार्केट है वो पूरा 72% से गिर गया है। पॉसिबल ही नहीं होता ना भाई मिडिल क्लास लोगों को या फिर जो नॉर्मल लोग हैं उनको इतना हाई प्राइस पे कोई भी अपार्टमेंट खरीदना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए उनका जो रियल इस्टेट का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है, 72% से गिर गया है। और वहाँ के लोग रियल इस्टेट को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इसीलिए भी बताते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर 0 टैक्सेशन लगा है। मतलब आप लोग वहाँ पर कोई भी अपार्टमेंट खरीदो चाइना में तो उस पर आप लोगों को 0 टैक्सेशन होगा, मतलब कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। इसीलिए वहाँ पर रियल इस्टेट को एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आप लोग स्टॉक्स में भी देख लो, आप लोग अगर किसी ब्रोकर के थ्रू अगर स्टॉक्स खरीद रहे हो तो आप लोगों को ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, प्लस 2-3 टैक्सेस और लगते हैं, जीएसटी वगैरह और लगते हैं। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। बस आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कर लिया, 10-15 साल उसके पीछे देखा भी नहीं, लेकिन जब 10-15 साल बीत गए तो वो एक आपका इन्वेस्टमेंट मतलब समझ लो एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। तो इसीलिए वहाँ के जो रियल इस्टेट का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप लोग को जैसे मैंने बताया इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि वहाँ के जो बिल्डर्स थे, है ना, एवरग्रैंड कंपनी के जो बिल्डर्स थे, उन्होंने ना बैंक से ह्यूज लोन लिया और उन्होंने इतनी सारी बिल्डिंगें बना दी है चाइना में कि जिसकी कोई हद नहीं। मतलब मैंने आप लोगों को 3 देशों के नाम बताया, वो वहाँ की पॉपुलेशन वहाँ पर आराम से आ सकती है, लेकिन वहाँ के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए। इसके कारण वो अपार्टमेंट्स कोई खरीद नहीं पा रहा है इस समय चाइना में। तो जो बैंक का जो लोन लिया था उन बिल्डर्स ने, वो लोन वो बिल्डर्स वो बैंक को लौटा नहीं पा रहे। इसके कारण से क्या हो रहा है, अब बैंक के पास भी पैसा नहीं है। लेकिन जो चाइना की पब्लिक है उन्होंने बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, बैंक में जो पैसा अपना डिपॉजिट किया था, अब उन लोगों को भी उस पैसों की जरूरत पड़ रही है कहीं ना कहीं। तो वो लोग ना जब बैंक के पास जा रहे तो बैंक उनको अपना पैसा दे नहीं पा रही। और जो एवरग्रैंड कंपनी है जिन्होंने लोगों को कहा था कि आप अपना पैसा हमारे पास इन्वेस्ट करिए, आप उसकी एफडी बनाइए हमारे पास, हम आपको हाई रिटर्न्स देंगे। अब एवरग्रैंड को क्या हुआ कि भाई उनके जो अपार्टमेंट्स बिके ही नहीं है ना, तो उन लोगों के पास भी पैसा नहीं आया। तो इसीलिए लोग अब इसके स्ट्राइक पर सड़कों पे उतर गए। 83 सिटीज है चाइना की जहां के लोग स्ट्राइक पर उतर गए सड़कों पे, क्योंकि उन लोग को भी पैसा चाहिए जो कि उन्होंने बैंक और एवरग्रैंड कंपनी में इन्वेस्ट किया था, है ना, बैंक में डिपॉजिट किया था और एवरग्रैंड में इन्वेस्ट किया था। लेकिन अब वो अपार्टमेंट्स कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बिल्डर्स के पास पैसा नहीं आएगा, बिल्डर्स के पास नहीं आएगा तो बैंक के पास नहीं जाएगा, और बैंक के पास नहीं आएगा तो लोगों के पास नहीं आएगा। तो इसीलिए वो चाइना में इतने ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुए। जैसे इंडिया में होता है अप्रैल मई जून का एक इकोनॉमिक क्वार्टर होता है, चाइना में ना वो क्वार्टर जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। उनका होता है जनवरी फरवरी मार्च, फिर होता है अप्रैल मई जून। तो जब उनका पहला क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था उसके रिजल्ट बहुत अच्छे, मतलब तब उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, है ना, 4.8% के कुछ करीब थी वो, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, लेकिन लगभग मुझे जितना याद आ रहा है वो 4.8% के आसपास ही थी। तभी एक्सपर्ट्स ने बता दिया था कि जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है रियल इस्टेट का चाइना में, उससे जो अगले जो क्वार्टर का जो इकोनॉमिक का मतलब चाइना का जो अगला इकोनॉमिक क्वार्टर है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। उसके वहाँ के एक्सपर्ट्स ने पहले ही बता दिया था, लेकिन वो रिजल्ट इतना गंदा आएगा उसने किसी ने नहीं सोचा था। मतलब आप लोग समझ लो केवल कहाँ वो 4.8% था और अभी कहाँ 0.4% है। मतलब अगर आप लोगों ने वहाँ पे 100 रुपये लगाए थे, है ना, जनवरी फरवरी मार्च, अगर उन 3 महीनों में अगर आपने वहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट किया था तो अभी हो जाएगी वो 100.4 पैसा, 100 रुपीज़ एंड 4 पैसे। तो इतना कम हो गया है वहाँ की इकोनॉमी। नो डाउट अगर ये ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ उस देश में अगर चलती रही तो वहाँ के हालात बद से बदतर होने वाले। तो जैसा कि आप लोगों ने कई सारी वीडियोज़ में दिखाया, प्लस मैंने आप लोगों को इस वीडियो में भी दिखाया कि कैसे चाइना की पब्लिक रोड पर अब उतर गई है स्ट्राइक करने के लिए, है ना। तो आज से कुछ साल पहले भी चाइना में इसी प्रकार की स्ट्राइक हुई थी, उसमें लेकिन केवल स्टूडेंट्स थे। तो चाइना की गवर्नमेंट ने ना मतलब उनको डराने के लिए टैंक्स ला दिए थे वहाँ रोड पर और टैंक से अटैक कर दिया था। भाई उन्होंने डराया नहीं था, उन्होंने अटैक कर दिया था। अभी भी हो सकता है कि चाइना की गवर्नमेंट ऐसा ही कुछ एक्शन ले, मतलब वो टैंक उतार देंगी रोड पर, उसके बाद क्या उड़ाओ, क्योंकि आज से कुछ साल पहले भी ऐसा ही हुआ। मतलब आप लोग खुद समझो कि वो लोग जब स्टूडेंट्स पर अटैक करने से पहले बिल्कुल नहीं हिचकिचाए, तो ये तो नॉर्मल पब्लिक है, इसमें क्या ही जा रहा है उन लोगों का।
तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। चाइना की जो अगले क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे, उनका जो इकोनॉमिक क्राइसिस अगले वाला भी, भाई जितने एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि वो ऐसे ही बद से बदतर ही होने वाला है, लेकिन स्टिल कुछ कह नहीं सकते भाई। वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, हो सकता है वो कुछ अच्छे से कर ले, क्योंकि वैसे ही उन लोगों को अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। चाइना का माल बहुत ज़्यादा बिकता है मार्केट में। इंडियन मार्केट में भी आप लोग देख लो, हर दूसरी चीज़ चाइना की होती है, हर दूसरी चीज़ के पीछे वही लिखा होता है मेड इन चाइना। उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका जो बिजनेस करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, इसीलिए वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो कुछ कह नहीं सकते। तो होप कि अगले क्वार्टर के उनके रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन जैसे भी उनके रिजल्ट्स आएंगे मैं आप लोगों को टाइम पर वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग को पता ही क्या करना है, लाइक करो बे, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये तो बहुत मेहनत लगती है एक तो ऐसी रिसर्च करके ऐसी वीडियोस बनाने में। लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।